कि आरजेडी और उसके एलाइज की मानसिकता दिख रही है। या तो भ्रष्टाचारी को लाते हैं या समाज में वैसे लोगों को लाते हैं जो समाज जिसको पसंद नहीं करता है। तो मुझे विश्वास है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो ऐतिहासिक होगा और बिहार में सबसे बड़े अंतर से पूर्णिया की जनता आशीर्वाद देने का काम करेगा। कुछ नहीं होना है। लालू यादव परिवारवाद की पार्टी रहे, वो अपने परिवार की चिंता कर रही है कि हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े, परिवार के लोग कैसे जीते, वो उस जुगत में लगे। वो कैंडिडेट उन्होंने उतारा है, वो नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव जीतते थे और पार्टी को जिस तरीके से धोखा देने का काम किया है, इस क्षेत्र की जनता सब समझ रही है और जनता माफ नहीं करने वाली। नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। दी न्यूज 9X में आप सभी का स्वागत है। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और चुनाव शुरू हो चुका है पूरे देश में, और एनडीए और इंडिया में उठापटक की स्थितियां चल रही हैं। और इसी बीच बता दें कि पूर्णिया के सांसद संतोष जी ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं संतोष जी। हमारा पहला सवाल आपसे रहेगा कि आप लोजपा से चुनाव लड़ने आए, फिर भाजपा में गए और जदयू में आए। इस बीच क्या कुछ कैसे पार्टी को बदला और कैसे कुछ किया, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, 2005 में हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे और 5 में हम लोग विद्यार्थी परिषद छोड़ के, 4 में ही छोड़ के 5 में लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े कस्बा विधानसभा से, और वहाँ पे हम लोगों ने तीसरे नंबर पे रहा और 10,000 मतों से चुनाव हारे। फिर 2005 में ही जब गठबंधन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी से हम 22 का चुनाव लड़े नवंबर में और वहाँ 4900 मतों से हम चुनाव हारे। फिर 2010 में 22 से हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 10,000 मतों से चुनाव जीते। ठीक है, फिर विधानसभा में गए, विधानसभा में काम किए। फिर विधानसभा के बाद 2014 में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी उसमें मुझे पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा और जनता दल यूनाइटेड से विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देके पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़े और पूर्णिया की जनता ने अपार मतों से 2014 में लोकसभा भेजने का काम किया। 2019 में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हम लोग लड़े और भारी अंतर से महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ पराजित हुए थे। और फिर आज तीसरी बार लोकसभा के लिए हमने कल नामांकन दाखिल किया है एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे, और मुझे विश्वास है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो ऐतिहासिक होगा और बिहार में सबसे बड़े अंतर से पूर्णिया की जनता आशीर्वाद देने का काम करेगी। नीतीश कुमार से पहला इंटरेक्शन कैसे हुआ था आपका? देखिए, नीतीश जी से तो मैं पहले से मैं रहा हूँ। जब मैं 22 चुनाव लड़ रहा था तो उस वक्त हम जनता दल यूनाइटेड के ही टिकट पे लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त क्योंकि जब गठबंधन की राजनीति होती है तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से लड़ने को कहा गया और मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। और 14 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, और हमारे सर्वमान्य नेता है, उनकी इच्छा थी कि आप मेरे पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़िए। और जो सामाजिक वातावरण था, जो पूर्णिया की आबो हवा थी, उसके अनुरूप हम लोगों ने तय किया आपस में बैठ के, और फिर हम त्यागपत्र दे के विधानसभा से 14 में लोकसभा का चुनाव लड़े। और माननीय नेता की इच्छा थी कि आप चुनाव लड़िए मेरी पार्टी से, और हमने सभी चीज़ों को देखा, क्षेत्र का आकलन किया, उसके बाद हमने अपनी सहमति दी।
कभी डर नहीं लगा कि 2014 में जो मोदी का जो वेग चल रहा है उसके आगे टिकिएगा या नहीं? देखिए, हम धारा के खिलाफ ही उसके पहले भी विधानसभा जीत के आए और 14 में भी मुझे मालूम था कि धारा देश में मोदी जी की बयार है और बिहार में भी मोदी जी की आंधी चल रही है। लेकिन मुझे लगा अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा तो पूर्णिया में वो आंधी रुकेगी और परिणाम मेरे पक्ष में आएगा, ऐसा मुझे आत्मविश्वास था। और आत्मविश्वास के साथ हम 2014 का चुनाव लड़े। और आत्मविश्वास के साथ जब कोई काम आप करिएगा और निष्ठा रहेगी, ईमानदारी से करिएगा, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और पूर्णिया की जनता का प्रेम, आशीर्वाद जिस तरह से मिला 14 में, उसको भूला नहीं जा सकता है। पूर्णिया की जनता के लिए का हम ऋणी हैं। उन्होंने निरंतर आशीर्वाद देने का काम किया है, इसलिए उसमें कोई विषय नहीं है। और पूर्णिया की जनता का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद आज भी बना है। ठीक है ना। बंद कमरे से एक खबर है सर, आपको जिस तरह से चुनाव में नीतीश कुमार और शरद जी ने लाया था, जब जेडीयू था, उसी समीकरण को लालू प्रसाद यादव फिट करने के चक्कर में है। इसको लेकर आपको क्या कहना है? कुछ नहीं होना है। लालू यादव परिवारवाद की पार्टी रह गई। वो अपने परिवार की चिंता कर रही है कि हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े, परिवार के लोग कैसे जीते, तो वो उस जुगत में लगे हुए हैं। उनको न तो बिहार की चिंता है, न बिहार के 12 करोड़ लोगों की चिंता है, न बिहार के विकास की चिंता है। इसीलिए उनका बिहार में कुछ नहीं होना है। आप निश्चिंत रहिए। और जिस समीकरण की बात कर रहे हैं, हम लोगों के साथ A to Z, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जो नीतीश कुमार जी का कैडर है, कोर वोट है, उसी कैडर को तो तोड़ने के लिए भेज रहे कुछ हैं। नहीं होना है। और जो कैंडिडेट उन्होंने उतारा है, वो नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव जीतते थे और पार्टी को जिस तरीके से धोखा देने का काम किया है, तो क्षेत्र की जनता सब समझ रही है और जनता माफ़ नहीं करने वाली है। जिस तरह से पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए उस पर मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो जनता तय कर लेगी। जनता तय कर चुकी है कि क्या उसे करना है। जेडीयू किन किन सीटों पर मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करेगी? देखिए, किन किन सीटों पे नहीं, बिहार की 40 सीट है और 40 सीट हम एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं और 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। इसीलिए किसी कोई पर्टिकुलर सीट की बात नहीं है। हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 40 सीटों पे लड़ रहे हैं और 40 सीट जीतेंगे। अशोक महतो जी को चुनाव में लाया गया है, इससे क्या लगता है लव कुश समीकरण टूटेगा? देखिए, ऐसे जो अब उनकी यही तो वैसे है कि आरजेडी और उसके एलाइज की मानसिकता दिख रही है। या तो भ्रष्टाचारी को लाते हैं या समाज में वैसे लोगों को लाते हैं जो समाज जिसको पसंद नहीं करता है, समाज में जिसकी छवि आपराधिक हो या अन्य उस तरह की छवि के लोग होते हैं, वैसे लोगों को प्रश्रय देने का काम करे। तो आनंद मोहन को भी तो लाया है सर जेडीयू ने। देखिए, आनंद मोहन और उसमें बहुत अंतर है। आनंद मोहन की छवि और उसमें बहुत अंतर, उसमें उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, इसलिए उस विषय में मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, उस पर हम जाना भी नहीं चाहेंगे। ठीक है ना। तो हमारा सर एक महत्वपूर्ण सवाल होता है कि जेडीयू का एजेंडा इस चुनाव में क्या होगा? देखिए, जेडीयू का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। न्याय के साथ विकास, समाज के हर तबके का विकास, समाज के हर क्षेत्र का विकास, जिस पे नीतीश कुमार जी ने 2005 से काम कर रहा है, उसी एजेंडे को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आपसी सद्भाव, भाईचारा कायम रहे, इस पे हम नीतीश कुमार जी का ये एजेंडा है कि समाज के हर तबके, हर वर्ग को लेके चलना, समाज में आपसी भाईचारा कायम रहे, हर क्षेत्र का विकास हो, हर तबके का विकास हो। जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पे काम किया जा रहा है। और बिहार को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, उसी एजेंडे पे हम लोग चल रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। बहुत बदलाव हुआ है बिहार में, काफ़ी तेज़ी से सभी क्षेत्रों में काम हुआ, आप सब देख रहे हैं। तो पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के नीतीश कुमार का प्लान बता दीजिए सर। देखिए, प्लान क्या बताना है। नीतीश कुमार जी पूर्णिया के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान
पूर्णिया पे उनका रहता है, पूर्णिया के विकास को लेकर रहता है। इसलिए पूर्णिया में जितनी मूलभूत चीज़ें सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई और जो बचे हुए काम है उसको हम लोग आगे मिल के कर रहे हैं, उसको वो भी करेंगे। हमने कहा है, कल ही कहा है कि हमारा एयरपोर्ट भी 2025 में चालू हो जाएगा। अगर बिहार में तीसरा एम्स आएगा तो हम लोग पूर्णिया में बनवाने का काम करें। आप हाल ही में देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज आपका बन के तैयार हो गया, पढ़ाई शुरू हो गई, उसमें इलाज शुरू हो गया। 500 बेड का अस्पताल 450 करोड़ से भी अधिक के लागत से देश के प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन करने का काम किया। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, आपका एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ पे चल रहा है, विश्वविद्यालय बहुत बड़ी मांग थी इस यहाँ के लोगों के लिए। मधेपुरा छोटा सा जिला में विश्वविद्यालय बन गया और पूर्णिया जिला उपेक्षित था। पूर्णिया कमिश्नरी शहर है, उसके बाद नहीं हो पाया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने मांग की, आज विश्वविद्यालय हो गया। यहाँ के बच्चों को अब कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो तमाम जो मूल काम है वो सब हुए और जो बचे हुए काम है उसको हम लोग चुनाव के बाद पूरी तत्परता से पूरा करेंगे। पूरी पूर्णिया की सड़कों पर एयरपोर्ट की चर्चे हैं सर, एयरपोर्ट को लेकर के क्या कहना? तो पहले ही बता दिए ना कि 2025 में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा और एयरपोर्ट पे जो संवैधानिक न्यायिक प्रक्रिया में लोग गए थे वो सारी बाधाएं दूर कर ली गई है। और एयरपोर्ट का जो किसी चीज़ को करने से पहले डीपीआर बनता है, तो डीपीआर का टेंडर हो गया। अब वो डीपीआर जब बन के तैयार फाइनलाइज हो जाएगा तो इसकी बिडिंग हो जाएगी। जो टर्मिनल बिल्डिंग्स बनेंगे उसके जो विस्तारीकरण का काम होगा उसका टेंडर बहुत जल्द होने वाला है। मुझे लग रहा है कि आचार संहिता खत्म होते होते उसका टेंडर हो जाएगा और 3-4 महीनों में वहाँ पे काम प्रारंभ हो जाएगा। जमीन अधिग्रहण का काम हो गया है, उसका एरियर सर्वे हो गया है, उसका डीपीआर बन रहा है, तो सारा काम चल रहा है। इसलिए किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, किसी को इधर उधर की बातों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पूर्णिया के सांसद संतोष जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी ढंग से रखी। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।